हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसर क्लासेस। एपीसर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली इससे पहले वाले वीडियोज में हमने परमाणु और अणु को समझा था कि परमाणु और अणु क्या होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। साथ ही हमने टॉपिक जो कवर किया था जिसमें रासायनिक संयोग के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, जो कि टॉपिक हमारे कवर हो चुके थे। फाइनली ये जो भाग था, भाग पहला था, जो हमने कवर करा दिया। अगर जो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो भाई उस वीडियो को आप देख लीजिए, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को आइए, तभी आपको आसानी के साथ ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई आज का वीडियो जो हमारा है वो परमाणु, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, इस पर बेस है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है मैं आपको बताऊं भाई। जो रासायनिक संयोग के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। ध्यान समझने वाली बात है भाई, हम लोगों ने इससे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम समझा था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमने ये समझा था कि भाई जो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए ए कोई प्रोडक्ट हमारा, ए कोई पार्ट है ए बी, ठीक है, इससे हमारा बनता है ए और बी। तो मैंने बताया था इन दोनों का वेट इस वेट के बराबर होगा, यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। और बात ये भी आई थी भाई, जो स्थिर अनुपात का नियम था वो ये बता रहा कि भाई H2O के कितने भी मॉलिक्यूल्स आप ले लो, चाहे 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 कितना भी लो, लेकिन उसका जो रेशियो होता है, एक स्थिर अनुपात जो मिलता है 1:8 का रेशियो का मिलता है। तो ये जो फाइनली हम लोगों ने टॉपिक जो था वो कवर कर लिया था। अब जो समझने की वाली बात ये है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंश क्या है, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान समझिएगा, पहला जो महत्वपूर्ण अंश है, सभी द्रव्य जो है परमाणु से निर्मित होते हैं। तो यहाँ हमें समझने वाली बात है, जो सभी द्रव्य जो हमारे हैं, द्रव्य कहने का तात्पर्य हमारा ये है मैटर, जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु, जो भी पृथ्वी पर उपस्थित है, वो सभी हमारी एक द्रव्य से मिलकर, मैटर से मिलकर बनी हुई है। तो हमारा वह मैटर है वो परमाणु से मिलकर बना। तो परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। अब क्या ये है मैं आपको पूरा बताऊंगा, आप पूरे वीडियोज को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड जो टॉपिक है वो हमारा ये है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होते हैं, ना ही उसमें विनाश होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, परमाणु को ना ही हम तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, ये अंश जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित। भाई द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था वो भी यही था भाई, कि जो ए और बी कोई सब्सटेंस लिया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ए बी मिलेगा। तो इसका जो वेट था, इसका वेट था, दोनों का वेट क्या होगा, एकदम इक्वली बैलेंट होगा। इनको ना हम बदल सकते हैं, ना आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक क्या है इसमें, तो फाइनली जो तीसरा टॉपिक हमारा है वो ध्यान समझिए, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जी हाँ, आपको मैं बताऊं, जो परमाणु होते हैं उनके जो द्रव्यमान है और रासायनिक गुणधर्म, केमिकल बिहेवियर, ये एकदम सेम होता है। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी इनकी भी एकदम सही होती है, समान होती है। भिन्न तत्वों, जो चौथा हमारा टॉपिक है, भिन्न तत्वों के परमाणु वो के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जी हाँ, आपको समझने वाली बात ये होगी भाई, जो इनके भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं, उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी जो है वो अलग अलग होते हैं। तो चौथा समझने वाली बात ये हो गई है। पांचवा जो हमारा टॉपिक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटे परमाणु संख्या के अणु के अनुपात में संयोग कर यौगिकों का निर्माण करते हैं। यह अंश जो दिया गया है, यह स्थिर अनुपात से लिया गया है। स्थिर अनुपात जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, H2O कितने भी मोल्स ले लो, कितना भी मोल्स क्यों ना ले लो, लेकिन उनका रेशियो 1:8 का रेशियो का होगा। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, जो हमारा छठवां पॉइंट है ये है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है, इनके प्रकार निश्चित हैं। आप फाइनली समझने की कोशिश करते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु एटम्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से भी, क्योंकि आप 10th में जाओगे तभी परमाणु और अणु तो आपका पिंड नहीं छोड़ने वाला, वो आएगा, वो समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बताऊं भाई, अणु जो आधुनिक परमाणु जो का सिद्धांत के अनुसार, जो आधुनिक परमाणु का सिद्धांत वो ये कहता है कि परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्म भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म में बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ सीधे कह रहा है भाई, ये परमाणु वह होते हैं जो किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक, ठीक है, एवं भौतिक गुणधर्म को बदले रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया भी कर ले, लेकिन अपना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कोई चेंजेस नहीं होता है। अब बात आती है परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं जिससे किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देख नहीं जा सकता। बात समझने वाली बात है, परमाणु इतने छोटे होते हैं कि इनको हम कितने भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो नहीं देख सकते हैं। भाई अगर जो आप चैनल पे नए आए हो तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है, तो अब समझने वाली बात ये होती है भाई, सबसे जो सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसमें 0.37 0.37 × 10⁻⁻⁷
10 मीटर या 0.037 नैनोमीटर होते हैं भाई, जो सच में सूक्ष्म परमाणु अभी तक का देखा गया है, सबसे सूक्ष्म परमाणु तो ये कहा गया भाई, जिसको मतलब हम अपनी नग्न आंखों से क्या शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी किसी तरीके से नहीं देख सकते हैं। यहाँ आपको देख रहे हैं 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो यहाँ पर आपको नैनोमीटर में चेंज करके भी बता रहा है भाई ये इतना नैनोमीटर हो गया, ठीक है, तो ये नैनोमीटर का सिंबल हो गया, तो यहाँ पर ये आपने समझने की कोशिश की। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है IUPAC नेम। IUPAC का जो फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा स्वीकृत तत्वों के चिन्ह दिए गए हैं, ठीक है। अब इससे पहले भाई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो सिंबल है वो ध्यान समझिएगा। एल्यूमिनियम जो तत्व है उसका चिन्ह जो होगा Al होगा, आर्गन जो है उसका तत्व का सिंबल जो होगा Ar होगा, जो ब्रोमियम है उसका सिंबल होगा Br, कैल्शियम का Ca होगा, क्लोरीन का Cl होगा, कोबाल्ट का CO होगा और लेड का जो होगा वो Pb होगा, कॉपर का Cu होगा, फेरस का जो फेरिक होगा उसका F होगा, गोल्ड का Au होगा, हाइड्रोजन का H होगा, आयोडीन का I होगा और आयरन का F होगा, सल्फर का S होगा, नाइट्रोजन का N होगा, ऑक्सीजन का O होगा, फास्फोरस का K होगा, सिलिकॉन का Si होगा और सिल्वर का Ag होगा, सोडियम का Na होगा और जिंक का Zn होगा। अगर जो भाई आपको इस चीज़ को याद भी करना, कुछ भी करना, स्क्रीनशॉट ले सकते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिए, आपको अच्छे से रिमेंबर हो जाएगा। आप ध्यान समझने वाली बात है भाई, किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान उस परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जो भी ध्यान समझ लो भाई, एटॉमिक वेट क्या होता है भाई, परमाणु द्रव्यमान क्या है, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, ध्यान समझिएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक परमाणु हो गया, पोटेशियम है, पोटेशियम एक परमाणु, तो उसके एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसी को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। अब ध्यान समझिएगा भाई 1961 मतलब 1961 वर्ष में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई को U कहा, U से प्रस्तुत किया। ध्यान समझिएगा, अब जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके लगेंगे वहाँ U लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि U शब्द आप अभी अभी जान चुके हैं, ठीक है। U के को परमाणु के द्रव्यमान का मापन माना जाता है, ठीक है, तो ये हमारा परमाणु का द्रव्यमान का मापक हो गया। अब जो हमारा ये टॉपिक मिल रहा है भाई परमाणु, जो कि आपको परमाणु द्रव्यमान की इकाई, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई द्रव्यमान का एक कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होगा। ये जो टॉपिक क्या है आपको मैं आगे बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ध्यान से, ये जो टॉपिक है मतलब 1 जो म्यू आपको दिख रहा है, ठीक है, म्यू से परिचित कर दिया हमने, जो वो परमाणु द्रव्यमान की इकाई है उसे म्यू से परिचित कर दिया हमने, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा भाई, जो 1/12 कार्बन 12 के समस्थानिक, अब 1 म्यू इक्वल टू जो होगा 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम, मतलब जो एक म्यू जो होगा, एक माइक्रोन नहीं है, यहाँ पर म्यू है, एक म्यू इक्वल टू जो होगा 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होगा। अब ये क्या है मैं आपको ध्यान से बताऊँ, ध्यान से समझिएगा भाई। अगर जो आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो फाइनली अब ध्यान समझिए भाई, जो ये आपको दिख रहा होगा एक तराजू है, इधर का एक तराजू है, ठीक है। दोनों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, कहीं कोई हिस्सा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। वैसे देखिए क्या होता है कि अब जैसे पहले वेट करने वाला कोई माध्यम नहीं था, कोई एक वैल्यू नहीं मिली थी, तो यहाँ कार्बन के जो 12 समस्थानिक आपको जो मिल रहा है वो उनको को मिला। कार्बन 12 के समस्थानिक को उन्होंने लिया, एक क्या हुआ मापन बनाया। जैसे आप क्या करते हो कि घर में कोई सब्जी लेनी हुई, कोई भी सामग्री लेनी हुई तो किलोग्राम से तौल लेते हो, 1 kg भाई हमको ये दे दीजिए, वो कुछ भी जो आप कहते हो, ठीक है। तो 1 kg आप रखते हो, बगल में तराजू के 1 किलो का वाट रख देते हो और बगल में जो चीज़ लेना है उसको हम तौल लेते हैं, वजन कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम ले लेते हैं। ऐसे ही सेम क्या किया गया, अब भाई तराजू को वजन करने के लिए एक पैमाना चाहिए हमें, ऐसे ही जो परमाणु थे उनको वजन करने के लिए एक पैमाना चाहिए, तो वो पैमाना मिल नहीं रहा था। इससे पहले नाइट्रोजन को पैमाना बनाया गया था, लेकिन नाइट्रोजन का पैमाना जो था वो क्योंकि अपने अपने स्टेट में वो चेंज होता था। जैसे होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ते हैं, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तो उस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कोई चीज़ बिहेवियर अपना चेंज कर दे तो प्रॉब्लम होगी हमें तौलने के लिए। तो वह कंडीशन ऐसा ना हो नहीं पाए, तो क्या किया गया कि जो कार्बन 12 के समस्थानिक हैं, कार्बन 12 के समस्थानिक जो 1/2 कार्बन 12 के समस्थानिक हैं, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन के परमाणु को रख दिया गया। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु उसमें जब तौला गया तो उसका जो वैल्यू आ गया 1 U आया, ठीक है, 1 माइक्रोन आया, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है जो उसका वेट हुआ परमाणु द्रव्यमान वह 1 माइक्रोन हुआ, 1 म्यू हुआ, ठीक है। और नाइट्रोजन का जो परमाणु हो गया, नाइट्रोजन के परमाणु, तो यहाँ पर समझिएगा कार्बन 12 के समस्थानिक हैं।
अब इसके वेट को इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया गया, जो यहाँ कार्बन 12 था, ध्यान समझिएगा, चूंकि इसका परमाणु भार जो होगा वो 14 हो जाएगा, तो यहाँ उसके परमाणु भार, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 यू होगा, 14 म्यू होगा, बहुत लोग यू भी कहते हैं, वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ 14 म्यू जो आपको मिल रहा है भाई, यू इससे पहले आप समझे, यू भी कह सकते हो, म्यू भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 14 यू जो आपको मिल रहा है ये इसके बराबर होगा। तो ये बातें आपने समझी। अब इसी तरीके से मैं आपको और भी कुछ बातें बता दूं, जैसे मान लीजिए हमारा तत्व है और ये परमाणु द्रव्यमान है। तो हाइड्रोजन एक तत्व है जिसका जो परमाणु भार हो जाएगा 1 म्यू हो जाएगा, या 1 यू कहो, यू भी कह सकते हो भाई आप, कोई दिक्कत नहीं, यू भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ तत्व 9 तत्व लिखे हैं जिसका मैंने परमाणु भार लिख दिया है। परमाणु भार में कैल्शियम का परमाणु भार जो 12 यू मिल रहा है, नाइट्रोजन का 14 यू, और इसका ऑक्सीजन का 16 यू, सोडियम का 23 यू, मैग्नीशियम का 24 यू, सल्फर का 32 यू, और क्लोरीन का 35.5 यू, कैल्शियम का जो आपको मिला है 40 यू मिल रहा है। तो यहाँ हमने इस तरीके से इस चीज़ को समझा। अब फाइनली ध्यान समझिएगा, जो परमाणु है किस प्रकार के अस्तित्व में रहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। परमाणु किस तरह के अस्तित्व में रखते हैं, ठीक है। ध्यान समझिए बाबू, ज़्यादातर की बात करें, ज़्यादातर तत्वों में परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। ध्यान समझने वाली बात है भाई, जो परमाणु है वो अधिक मात्रा में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। तो क्या मिलता है, ये ध्यान समझिए, पहला पॉइंट जो हमारा था। सेकंड पॉइंट है, केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे जो आपको हाइड्रोजन, जो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान जो आपको मिल रहा है, ठीक है। मतलब जीरो ब्लॉक के तत्व जो होंगे, ठीक है, ये जीरो ब्लॉक के तत्व क्या है ये आपको मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये जो तत्व आपको मिल रहे हैं ये जो है वो आपके परमाणु किसी भी प्रकार के अस्तित्व में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये आपने टॉपिक कवर कर लिया। जो सेकंड टॉपिक ये ध्यान समझिएगा, निष्क्रिय जो होते हैं, निष्क्रिय गैस में जो गैस के परमाणुओं को छोड़कर अन्य ज्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में होते हैं। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। ये क्या है, जो निष्क्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें जैसे ऊपर वाला जो मिल रहा है ये सभी निष्क्रिय गैसें हैं, को छोड़कर अन्य ज्यादातर जो तत्व हैं वो परमाणु या अणुओं से निर्मित होते हैं, ठीक है। जो तत्व मिले हैं वो परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है। फिर ये इनके आयन के रूप में भी उपस्थित पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था हमने समझा, और भी टॉपिक समझते हैं। तो यहाँ पर हमने उस चीज़ को तो कवर कर लिया भाई, जो परमाणु जो है वो आवेशित है तो क्या होगा। परमाणु जब आवेशित होता है, दो प्रकार के आवेशित होता है, एक तो आयन हो सकता है, आयन आवेशित, और एक हो सकता है अणु आवेशित। तो आयन आवेशित क्या है ये हम बाद में समझेंगे, पहले अणु आवेशित समझेंगे, जो अणु आवेश रहित समझेंगे। तो अणु आवेश रहित जो है इसका जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो अगर जो आपने अभी तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।